स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए कृषि विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उन सारे स्टूडेंट को जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और जो प्रश्न आज की क्लास में मैंने लिया है वो प्रश्न मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 6 के सिलेबस से लिया है, जिसमें आप लोगों को कृषि विज्ञान पढ़नी है। और इसमें जो टॉपिक मैंने लिया है वो है वर्षा जल संचयन। और इससे जो प्रश्न मैंने बनाया है वो प्रश्न है वर्षा जल संचयन की प्रमुख विधियों का वर्णन करें तथा झारखंड में कृषि उत्पादन बढ़ाने में इसकी क्या भूमिका है, इस पर प्रकाश डालें। ये आज का प्रश्न है। और इसके आंसर जब मैंने लिखे हैं तो इसके मैंने 3 भाग किए हैं। पहला भाग भूमिका का, दूसरा भाग मुख्य भाग और तीसरा भाग है निष्कर्ष का। भूमिका में मैंने थोड़ा बहुत वर्षा के जल को सिंचित करने का क्या महत्व है इसके बारे में मैंने बताया है। और झारखंड के थोड़ा कृषि और सिंचाई के बारे में मैंने बताया है। फिर मुख्य भाग में मैंने वर्णन किया है उन चीज़ों का जो विधियां हैं वर्षा जल संचयन की, यानी कि बारिश के जल को सिंचित करना और उसको अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रयोग करना, चाहे वो पीने के लिए पानी मतलब पीने योग्य पानी के लिए रूप में उसको प्रयोग करना, या फिर उद्योग में प्रयोग करना, औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग करना, या फिर कृषि के कार्यों में प्रयोग करना। तो इसके लिए वर्षा के जल को सिंचित करने के लिए कौन कौन सी विधियां बनाई गई हैं इसके बारे में मैंने मुख्य भाग में वर्णन किया है। और साथ में मैंने ये बताया है कि जो वर्षा के जल को सिंचित किया जाएगा तो इसका कृषि के कार्य में इसकी क्या भूमिका है, कृषि के कार्य में इसको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है और कृषि को उन्नत किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने मुख्य भाग में बताया। और फिर लास्ट में है निष्कर्ष। ये जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप अधिकारी बन करके आएंगे झारखंड में तो झारखंड राज्य की में जितनी भी समस्याएं हैं या फिर जो भी यहाँ के जलवायु है, यहाँ की नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ में किस तरीके से जल बना रहता है, या यहाँ की भूमि किस प्रकार की है, अगर मिट्टी किस प्रकार की है, क्या ये उपजाऊ है, अगर उपजाऊ नहीं है तो किस तरीके से उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है जिससे किसानों को लाभ मिले। तो इन सभी जो भी समस्याएं आएंगी समय समय पर, तो उन सभी समस्याओं के लिए आप लोगों को योजना बनाना पड़ेगा, कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी और उनको कार्य रूप में ला करके लोक कल्याणकारी कार्य करने होंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जिससे कि आप समाज के लिए अच्छा करेंगे, लोगों वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बेहतर आप नीति बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन सारी चीज़ों को जानना। झारखंड में वर्षा होती है, औसतन वर्षा अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि रेगिस्तानी इलाका है और बारिश होती ही नहीं है। बिल्कुल अच्छी बारिश होती है झारखंड में, लेकिन वो जो बारिश का जल होता है उसको सिंचित करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। वो क्यों चुनौती है? क्योंकि झारखंड की जो भूमि है वो पठारी है। पठारी भूमि होने के कारण ऊंची नीची भूमि है और जो जल बारिश के जल जो होते हैं वो लुढ़क करके या तो अन्य राज्यों में चले जाते हैं और नहीं तो अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं जिसका प्रयोग कृषि के कार्य में नहीं किया जा पाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो वर्षा के जल जो हैं जो अनावश्यक रूप से बह जाते हैं और उनका प्रयोग झारखंड राज्य को, उनका लाभ झारखंड राज्य को नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है उस जल को सिंचित करना। इसके लिए सरकार जो है, झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, समय समय पर बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आती हैं। डोभा का निर्माण किया जाता है, पोखरा बनवाया जाता है, तालाब बनवाए जाते हैं। और इस तालाब का लाभ ये होता है कि इस तालाब के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भी जल जाया जा सकता है, भेजा जा सकता है, या फिर उस तालाब के द्वारा तालाब में मछली पालन भी किया जा सकता है, या उस तालाब के जल का प्रयोग कृषि के कार्यों में भी किया जाता है। बहुत सारे लाभ हैं। तो इस जल को सिंचित करना बहुत ज़रूरी है। साथ में इस जल को सिंचित करके भूमिगत जल का जो लेवल है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। पीने योग्य पानी की जो आवश्यकता जो दिन प्रतिदिन झारखंड राज्य में बढ़ती जा रही है तो उसको भी मतलब वो भी किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास की इम्पोर्टेंस को आपने जाना और झारखंड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आपने जाना।
चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग भूमिका पे नज़र डालते हैं। वर्षा जल संचयन और कृषि में जल संरक्षण जल जीवन का अमृत है। झारखंड की कृषि मानसून पर आधारित है। प्रायः 3-4 महीने में अधिकतम वर्षा होने, भूमि की सतह ढालू होने तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होने के कारण सारा वर्षा जल बहकर नदियों एवं समुद्रों में चला जाता है, जिससे ज़मीन की उपजाऊ मिट्टी का नुकसान के साथ साथ उसका भरपूर प्रयोग भी नहीं हो पाता है। तो देखिए, वर्षा जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड राज्य में वर्षा का जो जल है वो बहकर नदियों और समुद्रों में मिल जाता है, जिसका प्रयोग नहीं हो पाता है, और इससे ज़मीन की जो उपजाऊ मिट्टी है उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि भूमि जो है वो ढालू है, और जब बारिश होती है तो उस ढालू भूमि की जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी बह करके चली जाती है, तो मिट्टी का भी नुकसान होता है साथ में, और इसका भरपूर प्रयोग नहीं हो पाता है। वर्षा जल का संग्रहण झारखंड के कृषि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्षा जल किसानों के सबसे कारगर साबित हुआ है। ज़्यादातर किसान गर्मियों के महीनों में बहुत आसानी से जल संचय के द्वारा जल संकट को दूर करके पटवन का काम कर सकते हैं। देखिए, वर्षा के जल को सिंचित करके किसान जो हैं, जब बारिश का मौसम नहीं होता है, जिस समय बारिश नहीं होती है, तो उस समय में वो सिंचित जल से खेतों में पटवन करके, यानी कि खेतों में सिंचाई करके, वाटरिंग करके, तो अपनी कृषि के कार्य को मतलब वो उनकी गतिविधियों को सुचारू रूप से वो गतिविधियां चलते रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश या पानी की जल की समस्या की वजह से फसलों को नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होता है अगर सिंचित जल का प्रयोग किया जा रहा होता है। अगर सिंचित जल का प्रयोग नहीं किया जाए, या फिर नलकूप पे अगर डिपेंड रहा जाए, या फिर बारिश के जल पर डिपेंड रहा जाए, तो फसल का उत्पादन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि झारखंड राज्य में नलकूप जो है उसका भी विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है। भूमिगत जल जो है काफ़ी गहराई में होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बोरिंग एक जगह करना होता है, फिर कुछ दिनों तक वहाँ से जल निकलता है, फिर वहाँ से जल निकलना बंद हो जाता है, फिर दूसरी जगह बोरिंग होता है, तो बहुत खर्चीला होता है। मैं रहती हूँ, मेरा भी घर है झारखंड में, मुझे इन सारी समस्याओं के बारे में पता है। गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, हम लोग बहुत जल बचाते हैं, घर के कामों में बहुत कम जल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमेशा मन में बना रहता है, और ये करना भी यही चाहिए। जल को हमेशा सेव करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे जो फ्यूचर में आने वाले जो हमारी जो पीढ़ी है, तो उसको भी जल मिले उसी तरीके से जिस तरीके से आज के समय में हम लोगों को जल मिल रहा है। तो संचित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है वर्षा के जल को। तो वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद उसको प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय के द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संचयन कहते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, तो यहाँ पर जल को सिंचित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। किसी दिन मैं आप लोगों को जब मैं दिखाऊंगी अपने घर के बारे में, मैं कभी किसी दिन बताऊंगी आपको, अपने घर के टूर कराऊंगी, या फिर कभी अपने कैंपस के टूर कराऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जल को सिंचित किया जाता है, उसके लिए कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ एक भी बूंद, हमारी सोसाइटी का एक भी बूंद जो है वो बेकार नहीं जाता है, उन सारे जल को फिर से प्रयोग में लाया जाता है, और कोशिश करूँगी जल्द से जल्द ही इस पर एक वीडियो बनाने की। देखिए, वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद उसका प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय के द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संचयन कहते हैं। और ये जो विधि होती है वर्षा के जल को एकत्र करने की, तो उसको वर्षा जल संचयन विधि कहते हैं। वर्षा जल संचयन का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र करें। वर्षा जल संचयन करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत सारा ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग संचित कर सकते हैं। इनमें से कुछ तरीके वर्षा जल का संचयन करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। सिंचित किए गए वर्षा जल को विभिन्न उपयोग में भी लाया जा सकता है। अब हम लोग अलग अलग विधियां देखेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं वर्षा के जल को सिंचित करने का। कुछ प्रमुख विधियों को ही मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, छत के पानी का एकत्रीकरण।
छत पर जो बारिश का पानी आता है तो उसको किस तरीके से एकत्र किया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर छत पे जो जल आ रहा है तो एक पाइप के माध्यम से उसको एक टंकी में गिराया जा रहा है, टंकी में एकत्र किया जा रहा है और इसके द्वारा इस टंकी के जल को फिर प्रयोग में लाया जा रहा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊं। वर्षा जल संचयन या वर्षा जल संग्रहण की इस प्रणाली में घर, विद्यालय व कार्यालय के छत पर गिरने वाले वर्षा जल को एल्युमिनियम, आयरन या कंक्रीट के बनी टंकियों में एकत्रित करके घरेलू प्रयोग में लाया जाता है। घर में भी इसको प्रयोग में लाया जा सकते हैं या फिर भूजल रिचार्ज संरचना से जोड़ करके भूजल स्तर को बढ़ाने में भी प्रयोग किया जाता है। यह पानी स्वच्छ होता है जो थोड़ा बहुत अगर इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के बाद इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। जल ग्रहण क्षेत्र के किनारों के एक तरफ जल ग्रहण क्षेत्र में इकट्ठे हुए जल को जाली से होते हुए संग्रहण टंकी तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। यहाँ जाली लगा रहता है ताकि जो बारिश का जो जल है, देखिए ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया यहाँ फिगर के माध्यम से, जैसे बारिश का जल आ रहा है तो ये पाइप के माध्यम से ये जाली लगा हुआ है छनते हुए, फिर इसको यहाँ भी लगे हुए हैं प्लांट और छनते हुए ये टंकी में आ रहा है। अगर इसको प्रयोग करना है तो थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग यूज़ करके ब्लीचिंग पाउडर डाल करके फिर घरेलू प्रयोग में भी लाया जा सकता है। इससे क्या खेतों को भी सिंचाई की जा सकती है। अगर आसपास अगर जैसे कि बहुत बार घर के आसपास किचन गार्डन हुआ तो किचन गार्डन में भी सिंचाई कर ली गई, या बहुत ज़्यादा जल हो गया तो आसपास के खेतों में भी वो जल जो है वो जा सकते हैं। तो बहुत सारा लाभ है इस जल का। देखिए बांध और लघु बांध बनाना, स्मॉल स्केल डैम। चलिए अब इसको देखते हैं क्या है इसके बारे में। बांधों के माध्यम से वर्षा के जल को बहुत बड़े पैमाने पर रोका जाता है, जिसे गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर जब बारिश या जिस ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ष बारिश कम हुई हो या फिर बहुत गर्मी पड़ रही हो तो वाष्पीकरण के द्वारा नदियों और तालाबों के जल जो है सूखने लगते हैं। तो जिससे कि गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर कृषि, बिजली उत्पादन और नालियों के माध्यम से घरेलू उपयोग में भी प्रयोग में लाया जाता है। लघु बांध या चेक डैम मिट्टी, पत्थर या सीमेंट रोड़ी से बना हुआ एक ऐसा अवरोधक होता है जिसे किसी भी झरने या नाले के जल प्रवाह की आड़ी दिशा में बनाया जाता है। लघु बांध का जो प्रयोग होता है उसका उद्देश्य बारिश का जो अतिरिक्त जल को बांधना होता है। बारिश के जो अधिक जल होते हैं उसको बांध देना होता है, जो लघु डैम बनाए जाते हैं, जिससे कि यह पानी बरसात के समय में या उसके बाद इसको प्रयोग में लाया जा सके। तो बारिश के जल को बांध करके और उसको प्रयोग में लाया जाता है ऐसे मौसम में जिस समय में गर्मी का मौसम हो या फिर जल की कमी हो रही हो। तो ये एक विधि हो गई बांध बनाना या लघु बांध बनाना। अब जानेंगे हम लोग जल संग्रहण जलाशय। तो इसको है कि कुआं में भी, तालाब में, जलाशय में, नदियों में जल को सिंचित करके और फिर उसको कृषि के कार्य में इसको लेकर के आना। तो जल संग्रह जलाशय जमीन पर किसी संरचना का निर्माण कर जिसमें जल को एकत्र किया जा सके जल संग्रह जलाशय कहा जाता है। तो एक संरचना बनाई जाती है, या जैसे कि देखिए एक गड्ढा खोद दिया गया और इसमें जल को एकत्रित कर दिया गया, कुआं खोद दिया गया उसमें जल को एकत्रित कर दिया गया, तालाब बना दिए गए, डोभा बना दिया गया। तो ये इस तरीके के मतलब निर्माण करके और जल को सिंचित किया जाता है, वर्षा के जल को। तो इस प्रक्रिया में बारिश के पानी को तालाबों और छोटे छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है और इस तरीके से जमा हुए जल को ज़्यादातर कृषि के कार्यों में लगाया जाता है। मतलब ऐसे और आपको पता भी होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का प्रयोग में लाया जाता है, जो साधन सिंचाई के लिए, वो कुआं होता है। कुआं के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित किया जाता है खेतों को। तो कुओं में जल सिंचित किया जाता है, छोटे छोटे जलाशयों में, तालाबों में जल को सिंचित करके, और इस तरीके के जल का सर्वाधिक प्रयोग कृषि के कार्यों में किया जाता है। अब जानेंगे हम लोग भूमिगत टैंक के बारे में, अंडरग्राउंड टैंक। इसमें क्या है कि देखिए जमीन के नीचे टैंक बना दिया जाता है, भूमिगत टैंक। भूमिगत टैंक भी वर्षा जल संचयन का एक उत्तम तरीका है।
जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर पानी को संरक्षित रख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कल ही एक वीडियो ऐसा अपलोड करूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ तो किस तरीके से यहाँ पर जल को सिंचित किया जाता है। मैं जल्द ही कोशिश करूँगी इस पर एक वीडियो बनाने की। देखिए, भूमिगत टैंक, इसमें क्या है कि भूमिगत टैंक भी वर्षा जल संचयन का एक उत्तम तरीका है जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षा के जल को सूर्य के ताप से बचा करके ज़्यादा समय पर भूमि के अंदर बचा कर रख सकते हैं। तो भूमिगत टैंक भी जो है वर्षा के जल को संचयन करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका है। और इसको देखिए, यहाँ मैंने इसको फिगर के माध्यम से बताया है कि एक टैंक बना दिया गया है, ज़मीन के अंदर बना होता है। जैसे यहाँ घर छत पे जो बारिश का पानी आ रहा है तो वो इस पाइप के द्वारा एकत्रित हो रहा है इस टैंक में, और जब ज़रूरत पड़ रही है तो खेतों में इसका को प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक जो जल जो है वो सिंचित रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इसमें पड़ नहीं पाती है और जल जो है वो ज़्यादा समय तक इसमें बना रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये सारी जो विधियाँ हैं इसका लाभ किस तरीके से कृषि के कार्य में होते हैं। झारखंड में कृषि उत्पादन बढ़ाने में वर्षा जल संचयन की भूमिका, क्या भूमिका है कृषि के कार्यों में। देखिए, झारखंड क्षेत्र की जलवायु अनेक फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होने के बाद भी वर्षा जल का उचित प्रयोग न होने तथा मृदा में जल धारण क्षमता की कमी के कारण उनका अच्छा उत्पादन नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो समस्या से मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि झारखंड राज्य में बारिश तो होती है, समस्या ये है कि उस बारिश के जल को सिंचित नहीं किया जा पा रहा है, उसको रोक के नहीं रखा जा पा रहा है, जिस कारण से वो जो जल धारण करने की जो ये, और फिर एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि सिंचित सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो सिंचाई में या कृषि कार्य में इनका उपयोग सही से नहीं हो पाता है। दूसरा कि यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। बहुत जल्दी अगर उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वाष्पीकरण के द्वारा वो मिट्टी के जो जल हैं वो सूख जाते हैं, नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती जिस तरीके से काली मिट्टी के अंदर होती है। तो ये कारण है कि कृषि के कार्य में इनका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो वर्षा जल का उचित प्रबंधन बहुआयामी प्रणाली के द्वारा ही संभव है। इस दिशा में कुछ सफल उदाहरण भी सामने आए हैं, विशेषकर राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जल छाजन इकाइयाँ कुछ क्षेत्रों में कारगर भी साबित हो रही हैं। झारखंड राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न वर्षा जल प्रणाली जो है वो कारगर साबित हो रही है। कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं जो कारगर हो रही हैं, वो चलिए वो जानते हैं। तो इन सीटू जल संग्रहण, इस विधि में क्या है, तो इस विधि में वर्षा जल जो है वो पौधे के जड़ों के पास इकट्ठा करके उसे ज़मीन में सोख जाने देते हैं। मतलब पौधे के पास ही जल को सिंचित करना, तो जो पौधे के जड़ों के पास ही उस जल को इकट्ठा कर दिया जाता है और ज़मीन में उस जल को सोख दिए जाते हैं। तो खेत की मिट्टी का उचित मेड़बंदी करके जल संग्रहित किया जाता है। जो खेत होता है, जैसे ये खेत है, यहाँ मैंने इसका फिगर नहीं बनाया, तो इसका जो मेड़ है तो मेड़ को ही थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया और जल जो है वो सिंचित किया गया वर्षा के जल को। और जैसे प्लांट यहाँ पे लगाए गए हैं तो प्लांट के पास भी छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके यहाँ पर जल को सिंचित किया जाता है, जिससे कि जो जल है यहीं की भूमि अगर वो जल जितना ज़रूरत है वो पौधा तो ले ही लेगी, और साथ में वो जल जो है वो वहाँ की मिट्टियाँ जो हैं, वहाँ की भूमि है वो सोख ले, और जो भूमिगत जल है उसका लेवल भी बढ़ जाए ताकि समय समय पर इस प्लांट को वो जल जो है वो मिलते रहे। तो इसके लिए मेड़बंदी कराना होगा। आपको मैंने बताया कि जो झारखंड की जो भूमि है वो थोड़ी ऊंची नीची भूमि है, तो मेड़बंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक मेड़ बना करके जल को भूमि में सिंचित किया जा रहा है। तो अभी जो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है जिसके अंतर्गत बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना या फिर जल को संग्रहित करके उस जल का प्रयोग कृषि के कार्यों में करना, तो ये लाया गया है इस तरीके की योजना झारखंड में। इसमें क्या है कि मेड़बंदी करके जल संग्रहित किया जाता है जिससे अच्छी फसल तैयार हो पाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो
एक्सिटू जल संग्रहण। झारखंड राज्य में छोटे छोटे पहाड़ हैं, जमीन की सतह ऊंची नीची है, फलस्वरूप इन क्षेत्रों में के वर्षा के जल का घाटी या निचले स्थानों पर चेक डैम या तालाब बना करके इकट्ठा करने को एक्सिटू जल संग्रहण कहते हैं। घाटी में क्या किया जाता है कि छोटे छोटे तालाब बना दिए जाते हैं, पोखर बना दिए जाते हैं, डोभा बना दिया जाता है और उसमें जल को संग्रहित कर दिया जाता है। तो इस प्रणाली को एक्सिटू कहते हैं। यही नहीं, तालाब में एकत्रित पानी में मछली पालन और बत्तख पालन करके लाभ कमाया जा सकता है। किसानों को इससे भी लाभ हो सकती है, जैसा मैंने इसके पहले बताया है। रांची जिले के और मांझी प्रखंड के टुंडा हाली एवं रुक्का जल छाजन क्षेत्र इस विधि के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। अब हम लोग निष्कर्ष के रूप में जानते हैं, निष्कर्ष में जानते हैं। भूमिका आपने देख लिया कि इस विधि से क्या लाभ मिल सकता है और किस तरीके से झारखंड में कृषि के कार्य किए जा रहे हैं इन सारी विधियों को अपना करके। अब निष्कर्ष हम लोग जानेंगे। देखिए, जल संचयन के द्वारा वर्षा के जल का समुचित उपयोग करते हुए बाढ़ जैसी समस्या का भी निदान किया जा सकता है। समुदाय की भूमिगत जल पर निर्भरता को भी कम किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन के लाभ को देखते हुए झारखंड सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लेकर आए, जिसके तहत जल संरक्षण की जिसके तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके राज्य की वार्षिक जल क्षमता बढ़ाया जाएगा तथा बंजर भूमि का भी संवर्धन किया जाएगा। तो सरकार को ये बात पता है कि वर्षा के जल को सिंचित करना कितना आवश्यक है। इसीलिए जब भी जो भी सरकार बनी हो झारखंड राज्य में, उन्होंने वर्षा के जल को सिंचित करने के लिए बहुत सारे अलग अलग योजनाओं को लेकर के आए हैं। और आप लोगों को भी इसीलिए पढ़ना है कि जब आप अधिकारी बन करके जाएंगे अपने राज्य में, तो वहाँ जा कर के इन सारी समस्याओं का सामना किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से नीति नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो ये जानना ज़रूरी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।